जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मदर ऑफ ऑल डील्स। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी जबरदस्त डील को क्रैक करा है जिसको देख के तकरीबन दुनिया के तमाम देश बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। स्पेशली ट्रम्प, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बहुत ज्यादा शॉक्ड है बिकॉज उन्होंने अभी तक ऐसी अपेक्षा नहीं करी थी कि इंडिया इस लेवल का चेकमेट खेलेगा। यस, मैं इसको चेकमेट ही बोलूंगा बिकॉज जिस तरह की ट्रम्प ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करना चाह रहे थे, फाइनेंशियली डोमिनेट करना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट अपनी दादागिरी इंग्लिश में अगर बोले तो उसे हेजेमनी जिस तरह का क्रिएट करना चाह रहे थे उसको पूरी तरह से स्क्वैश कर दिया है इंडियन पॉलिसीज ने, और वो करा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। तो लेक्चर के एंड तक मेरे साथ बने रहना, आपको यह समझ में आएगा कि क्यों अब यूएस जिस लेवल के टैरिफ्स इंडिया पर लगा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद हो चुके हैं। यूएसए ने जिस तरह के टैक्सेस इंडिया पर अभी तक लगाने से दबाव बना रहे थे, उन टैक्सेस का आधार खत्म हो चुका है। जानेंगे जिसमें यूक्रेन रशिया का जो कॉन्टेक्स्ट रहा था वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक नाउ। अभी हाल ही में न्यूज हमने देखी है, अभी 77th रिपब्लिक डे के अंदर हमारे चीफ गेस्ट आए थे यूरोपियन यूनियन के जो हेड थे, यूरोपियन यूनियन के जितने भी जो लीडर्स थे वो सभी लोग हमारे चीफ गेस्ट थे। और ये इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली हुआ था बिकॉज एवरीवन वाज थिंकिंग, सभी सोच रहे थे कि इस बार रिपब्लिक डे पर कौन हमारा चीफ गेस्ट होगा। लेकिन इंडिया ने एंड मूवमेंट पर जिस तरह का इन्विटेशन हमको देखने को मिला, सारी बातें जब हुई तो ये पता चला कि बहुत ही टेक्निकल लेवल पर जाकर इंडिया ने सोचा है, काफी डिप्लोमेटिक मूव है जिसमें दुनिया ने सब जगह देखा है कि अगर ये लोग, अगर यूरोपियन यूनियन अगर चीफ गेस्ट है इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली बहुत बड़ी डील होने वाली है। और बिल्कुल ये जो मीटिंग थी, जो डील थी, पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। एंड एंटायरली इसको चाइना ने बहुत नजदीक से देखा है, जो भी चीफ गेस्ट इसमें आए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये डील हुई है। नाउ शुरू से शुरू करते हैं, व्हाट आर द बेसिक्स। सो इवोल्यूशन ऑफ नेचर एंड ऑफ द पार्टनरशिप, इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। जिस तरह की पार्टनरशिप इंडिया और यूरोपियन यूनियन सालों से मेंटेन करके चल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक हम हल्का सा हिस्ट्री हम देखेंगे। इनके जो रिलेशन थे वो शुरू हुए थे 1962 से, राइट, 1962 से शुरू हुए थे। जब उस समय, नाउ दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन हम जब बात करते हैं कोल्ड वॉर एरा के टाइम में, राइट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम इस समय देखते हैं। बिकॉज देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के दौरान ही बहुत बड़ा इशू बन गया था ग्लोबल लेवल पर, और इंडिया के लेवल पर चाइना का एंगल बहुत बड़ा बन गया था बिकॉज इंडिया चाइना का युद्ध इसी साल में हुआ था। नाउ ये जो स्थिति थी, ये दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति थी जिसने बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा अस्थिरता को जन्म दिया था। और इस जगह पर, इस स्थिति में आके जितने भी जो पीस लविंग जो नेशंस हैं, जितना भी जो चाह रहे थे कि भाई देश को काफी ट्रेड डील के हिसाब से काम करना चाहिए, सारी बातें हैं जो, तो ये सभी देश आपस में एक साथ आने लग गए थे बिकॉज इनको उस वक्त इसकी महत्व पता लग गया था कि अगर हम सभी लोग अमेरिका, चाइना के आधार पर अगर हम युद्ध में विलीन हो गए तो किस लेवल का नुकसान दुनिया को इसमें देखने को मिल सकता। तो उस आधार पर बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने लग गई थी। और यह भी कहा जा सकता है कि अभी जो मदर ऑफ ऑल डील जिसको हम कह रहे हैं, उसका रीजन भी यही है बिकॉज आज के समय में दुनिया के अंदर इस लेवल की इंस्टेबिलिटी है। अगर आप रशिया यूक्रेन का इशू देखें, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू देखें, इंडिया पाकिस्तान का देखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह का रोल ट्रंप अभी प्ले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। ग्रीनलैंड का जो पूरा इशू था, वेनेजुएला में जो हमने देखा अभी, ये सारे मुद्दे मजबूर कर देते हैं दूसरे देशों को आपस में डील करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय के अंदर एक कुछ लेवल की स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत ऐसी हुई थी 1962 के अंदर जब इंडिया ने पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करे थे ईईसी के द्वारा। देन उसके बाद जो कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया गया था, देन कमर्शियल इकोनॉमिक अग्रीमेंट, कई तरह के अग्रीमेंट्स किए गए थे। और हर साल तकरीबन हर कुछ एक इंपॉर्टेंट गैप्स के बाद इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में होते गए थे, राइट। इनकी पार्टनरशिप को फिट पार्टनरशिप कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इनकी पार्टनरशिप किसी आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है, किसी स्पिरिचुअल या फिर किसी धार्मिक आधार पर नहीं है, या फिर किसी दूसरे एलाइज के आधार पर नहीं है। इंडिया जो जिस तरह की एलाई, जिस तरह की जो संगठन है, जैसे आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनके अपने एक मुद्दे हैं, इनका अपना एक निजी उद्देश्य है। ऐसा कोई उद्देश्य इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ है नहीं। उसके बावजूद इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद इनके जो जितनी भी डील्स होती हैं, ये यही दर्शाते हैं,
यही इसी बात को हाईलाइट करते हैं, दर्शाते हैं कि इंडिया की जो जरूरतें हैं किस तरह से यूरोप की जरूरतों से मेल खाती है, वहां की डिमांड और यहाँ की सप्लाई और वहां की डिमांड आपस में किस तरह से एग्जैक्टली फिट बैठते हैं, इसी बात को इस बात में यहाँ पे समझाया गया है। दिस इज नोन एज वेरी pragmatic and interest based alignment that is known as fit पार्टनरशिप। ओके, इंटरेस्ट आधार पर, लेकिन हर देश के अपने स्वार्थ हैं, और क्या मेरे स्वार्थ वो देश पूरे कर सकता है? बस इन्हीं सवालों के आधार पर सारी डील्स हुई हैं। ओके, चलिए, सो कोऑपरेशन विदाउट एनी अलायंस और एनी आइडियोलॉजिकल रिजिडिटीज। ऑलराइट, अब ये एक बेसिक सा एक फोटो जिसका हम ये देख सकते हैं कि जो भी यूरोप के अंदर जिस भी लेवल के इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स अभी तक हमने देखे हैं, वो तमाम तरह की बातें इसके आई है। बेसिक से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो कि बस इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं, और अगर आप मेंशन करोगे तो इट्स गुड, अगर एक दो फैक्ट्स अगर कहीं मेंशन कर देते हो इट्स बेटर फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं कि हमने इतने बिलियन का डायरेक्ट जॉब्स इंडिया के अंदर मिलती है, 5 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया है, राइट, थ्रू यूरोपियन यूनियन कंपनीज इन इंडिया। कितनी है? 4,500 की इतनी कंपनीज है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जिस तरह के ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, कॉर्पोरेशन लेवल पर, किस लेवल पे यहाँ पे चीजें चल रही है। 2.3 मिलियन पीपल ट्रेवल्ड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया इन 2022। तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तमाम तरह की बातें आपको इनके दोनों के रिश्तों में देखने को, समझने को मिलती है, राइट। इंडिया के यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं ट्रेड और इनके रिलेशंस के बीच में, दैट इज एफडीआई, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एफडीआई का बहुत जबरदस्त इनफ्लो होता है एफडीआई का इसके अंदर। यहाँ पे देखिए 12 बिलियन, उसके बाद अगर आप देखोगे गुड्स के अंदर तो 38 बिलियन, और अगर सर्विसेज में देखो तो दैट इज 46 बिलियन यूरो। ये रुपीस की डॉलर की बात नहीं हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, राइट। नाउ सो दीज आर सम ऑफ द, और इंडिया कितना देता है और यहां से कितना इंडिया को मिलता है। तो एक बहुत मोटा मोटा ऐसा आइडिया है जहां पे सर्विसेज ट्रेड लेड बाय इंडियन आईटी स्ट्रेंथ। इंडिया का जो आईटी स्ट्रेंथ है, इसका बहुत ज्यादा फायदा यूरोपियन यूनियन ही लेता है। इंडिया इज अ आईटी हब ऐसा कहा जाता है। जितने भी हमारे कॉल सेंटर्स है, बीपीओज है, उस सबका जो बहुत बड़ा मार्केट है वो इंडिया के अंदर है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोपियन कंपनीज को ही होता है, वहीं के इन्वेस्टर्स को होता है, राइट। इस तरह की बात यहाँ पे इस ग्राफ में समझाई गई है। अगेन देयर इज अनदर ग्राफ जिस तरह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है एंड सर्विसेज है, किस तरह से आने वाले वक्त में बढ़ रहा है, राइट। 2010 में, 15 में, 20 में किस लेवल से इंक्रीज कर रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी लेवल की अस्थिरता हो, लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो ताल्लुकात हैं, दैट इज इकोनॉमिक आधार पर जिस तरह के इनके रिलेशंस हैं, उनको डेंट करना, उनको कमजोर करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज इनका जो आधार है, इनका जो बेस है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज एंटायरली फिट पार्टनरशिप के आधार पर चलते हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चलते हैं। और देखो, कई बार होता है कि दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्ती में अगर एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करते जा रहे हैं तो वही आधार बन जाता है किसी भी दोस्ती को पक्का करने के लिए। ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, बट दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल इन दी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ, राइट। चलिए, नाउ ग्लोबल, अभी ये जो डील हुई है इसके अंदर एक ही चीज देखी गई है कि अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया अगर आपस में हाथ मिला लेते हैं तो जाहिर सी बात हमको ये देखने को मिलती है कि ये पूरे ग्लोबल ट्रेड का जो 1/3 पोर्शन है उसको कवर करता है। एंड दिस इज ह्यूमंगस, ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिलेगा। 1/3 पोर्शन ऑफ द एंटायर ग्लोबल ट्रेड अगर देखने को मिलता है तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ही देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मान लीजिए ये दिस इज एटलीस्ट 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल का जो जीडीपी है उसमें 25% सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड पर ही निर्भर करता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट रोल इंडिया है यूरोपियन यूनियन के लिए एंड यूरोपियन यूनियन है इंडिया के लिए, राइट। नाउ अनदर फैक्ट इज दैट कि इट अनलॉक्स एडिशनल 75 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स 75 बिलियन बढ़ जाएंगे। ये नंबर, आई एम अगेन सेइंग, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस सच नंबर्स इन द एग्जाम, इन प्रीलिम्स और इन मेंस, कोई नहीं पूछता है। लेकिन इनका अगर बेसिक आइडिया आपको रहता है कि 70 से 80 के बीच का अगर आपको एक बेसिक आइडिया रहता है तो आप अपने आंसर्स को काफी अच्छे से एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके उनको शो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1/3 ग्लोबल ट्रेड है एंड 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। अब ये जो पूरी डील हुई इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर किया गया है, देखिए। इसमें टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। लेबर एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज किया गया है इसके अंदर। डेटा एंड डिजिटल नॉर्म्स को दोबारा से रिवाइज किया गया है। टैरिफ इश्यूज को एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर एंड ऑटो मार्केट जो है, ऑटोमोबाइल्स का जो मार्केट है उसको भी रिवाइज किया गया है। देन ठीक है, कार्बन पर और एग्रीकल्चर, CABM
एंड एग्रीकल्चर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी हाल फिलहाल के लिए इस इश्यू को टच नहीं किया गया है। आगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं टच किया गया है। एंड रेस्ट अदर इश्यूज हैज बीन रिजॉल्व वेरी प्रोडक्टिवली, राइट। जैसा आपने देखा होगा इसमें कार के जो टैक्सेस हैं वो 110 से कम होकर 40% तक कम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ये है कि ये जो टैक्सेस कम होंगे ये अचानक से कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि चलो डील हो गई है और 110 का अभी तक टैक्स लगा रहा था अब सीधा से घट के वो 40% हो जाएगा, नहीं, ये फेज वाइज मैनर में होगा। पहले 110 से 80 होगा, राइट, फिर 75 होगा, 60 होगा, 55 होगा, फिर 40 जाके कम हो सकता है। तो एक फेज मैनर में कम होगा। लेकिन यस, आने वाले 2 से 3 साल में या 4 साल के अंदर टैक्सेस बहुत जबरदस्त तरीके से कम होंगे और ये बहुत बड़ा फायदा है। ये पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट की इकोनॉमी को एक तरफा ले जाने की क्षमता रखता है, राइट। ये बहुत बड़ी डील यहां पर हुई है। नाउ अब अगर हम सिर्फ इस डील की बात करें यहां पर, राइट, तो अगर ये मशीनरी और इक्विपमेंट लेवल पर देखें तो अभी तक इस पे 44% के टैक्स लगते थे, लेकिन अब इसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया जाएगा। जहां पर 11% टैक्स लगते थे किसमें, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उसको तकरीबन जीरो कर दिया जाएगा। नाउ दिस इज द बिगेस्ट स्टेप। ये बहुत हिम्मत का फैसला है ये दोनों ही सरकारों के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, एयरलाइंस बहुत ज्यादा घाटे में जाती है। एयरलाइंस को कई बार बहुत फायदे होते हैं, बट वो फायदे शेयर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। अगर वहां पर अगर 11% का जो टैक्स है उसको घटकर अगर आप 0% कर देते हो, दैट मींस कि आप जेन्युइनली दिस डील वाज मेंट फॉर द प्रोडक्टिवनेस ऑफ द फ्यूचर रिलेशंस, राइट। ऑप्टिकल, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, राइट, मेडिकल में यूज होते हैं, तो जहां पर 27-28% का जो टैक्स लगता था उसको भी तकरीबन 0 for 90 ऑफ दी प्रोडक्ट्स। इसमें जो 90% जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे तकरीबन 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो टैक्स लगेगा। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं करना इस भाषा को। सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से तकरीबन 90 प्रोडक्ट्स के अंदर जीरो टैक्स लगाने की इसमें बात की गई है। अगेन इट्स अ वेरी बिग स्टेप। प्लास्टिक्स के अंदर 16.5% से लेके 0% ऑलमोस्ट कर दिया जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, जितने भी आप जो इंपॉर्टेंट जो धातु हम धारण करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन पर भी तकरीबन 0% फॉर 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। चलिए केमिकल्स पे देखिए, इसमें भी जीरो हो जाएगा। देन मोटर व्हीकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जस्ट मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड के अंदर, 110% से घटकर वो हो जाएगा 10% ओनली, राइट। देन आयरन एंड स्टील अगेन 0%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी आधार पर निर्भर है। आयरन एंड स्टील पर ही देश का कोई भी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट्स, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आयरन एंड स्टील, और उसका टैक्स भी घटकर हो जाएगा ऑलमोस्ट 0%। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको इस डील में देखने को मिलता है। इस डील के अंदर डिफेंस के ऊपर भी बात की गई है। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डील। डिफेंस को इसमें कंसिडर किया गया है, मैरीटाइम जो डोमेन है उसको बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है, जो कि आपको यूजुअली डील्स में देखने को मिलता नहीं है। कई बार होता है कि देयर आर सर्टेन डील्स, कई तरह की ऐसी बातें होती है जहां पर पूरी तरह से दोनों पार्टी पूरी तरह से कन्विंस नहीं होती हैं। ओके, लेकिन इस डील के अंदर तकरीबन सारे एरियाज को कवर किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन को कवर किया गया है, ईवी मार्केट को भी बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया गया है, ताकि दोनों ही देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रॉस्परस हो। सेमीकंडक्टर, अब आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है फॉर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर ऑल द मेजर इक्विपमेंट्स, राइट। तो उसको लेकर भी यहां पर बात की गई है। ओके, नाउ यहां पर जो मेन इशू है वो दो बातों का है। सबसे पहली बात एग्रीकल्चर को लेके, और दूसरी बात कार्बन, जो कार्बन एमिशन है उसको लेके यहां पे जो डील्स एग्रीमेंट थे उसको लेके यहां पर रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी दोनों एक तरफ से है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें, राइट, सेंसिटिव एग्रीकल्चर भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, आराम समझेंगे। एग्रीकल्चर भारत के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन हो जाता है, और जो कार्बन एमिशन वाला है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। व्हाई? सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इंडिया अगर एग्रीकल्चर को लेके जो रिफॉर्म्स इंडिया करे या अपने मार्केट को ओपन कर दे एग्रीकल्चर को लेके, तो हम सभी जानते हैं कि भारत के जो किसान हैं वो इतने ज्यादा भी प्रॉस्परस नहीं है, वो इतने ज्यादा क्षमता उनमें नहीं आई है। हालांकि कोशिश पिछले 4 दशक से चल रही है कि हमारे यहाँ के किसान भी अपने आप में काफी मजबूत हो, हमारे यहाँ के किसान अपने आप में बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आगे काम करने लगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, सोशल रीजंस ऑल्सो। तो इसलिए इंडिया ने ये रिजर्व रखा है कि हाँ, हम एग्रीकल्चर के मार्केट में हम यूरोप से पूरी तरह से नहीं खुल सकते हैं, एंड इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें, राइट, CBAM की बात करें, कार्बन बॉर्डर
इस मैकेनिज्म की बात करें जो कि यूरोपियन यूनियन का एक ट्रीटी है, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी है जहां पर आप कार्बन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो कि कोई भी देश अगर कितना कार्बन एमिट करता है उसका आधार पर आप क्रेडिट खरीद सकते हो, पैसे लेके उतना क्षमता आप उनसे खरीद सकते हो। तो देयर इज अ एंटायर ट्रीटी ऑन इन यूरोपियन यूनियन। इस तरह की डील यूरोपियन यूनियन इंडिया से नहीं करना चाह रहा। व्हाई? सी, यूरोपियन यूनियन इज अ डेवलप्ड, इज अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तकरीबन सारे ही, अदर देन स्पेन आई थिंक, सारे ही देश डेवलप्ड कंट्री में ही काउंट होता है यूरोपियन यूनियन के। जब इन देशों के अंदर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इंडिया के अंदर है। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। जो इंडिया अभी भी इकोनॉमिकली इसकी जो भूख है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, तो अभी भी बहुत ज्यादा कार्बन कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। अगर इस डील को लेकर अगर यूरोपियन यूनियन इंडिया दोनों एक साथ करते तो यहाँ पे सीधा सीधा घाटा होता किसको? यूरोपियन यूनियन को। और ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फैक्टर है ये, राइट। और उसी आधार पर एग्रीकल्चर भी है। अगर ये डील होती तो जाहिर सी बात है इंडिया के जो किसान है, फार्मर्स, उनको ज्यादा नुकसान होता, और ये बात यूरोपियन यूनियन भी समझता है। इसी आधार पर, इसी बात को लेकर दोनों ही देशों ने बहुत ही म्यूचुअल तरीके से, बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से इस बात पे अग्री टू डिसएग्री करा है कि लेट्स नॉट टच द एग्रीकल्चरल पार्ट that is very sensitive towards India and the carbon part which is very sensitive for the European nations, right? चलिए अब इसमें देखते हैं why agriculture, because देखिए Indian agriculture supports millions of small and marginal farmers, sudden tariff cut could hurt livelihood। जाहिर सी बात है अगर अचानक से यहाँ पे टैरिफ कम कर दोगे, यहाँ पे टैक्स कम कर दोगे, तो भारत के जो किसान है पूरी तरह से एकदम ओपन टू कंपटीशन हो जाएंगे और उनके पास compete करने के लिए ज्यादा भी है नहीं। Okay, European compared to European farmers, Indian farmers cannot easily compete with the heavily subsidized European Union agriculture। जिस तरह की सब्सिडी, जिस तरह का सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं उनके किसानों को, उस तरह का सपोर्ट, उस तरह की सब्सिडीज इंडियन गवर्नमेंट अभी नहीं दे पाती, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज देयर ओन लिमिटेशंस। हमारे पास शायद इतना पैसा नहीं है कंपैरेटिव लेवल पर जितना हम यूरोपियन फार्मर्स को सपोर्ट उनको मिलता है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा सा डेट्रीमेंटल हो सकता था। फ्री एंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वुड क्रिएट अनइक्वल कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है काफी अनफेयर हो जाएगा, किसानों के साथ इसमें जाति भी की जा सकती है, एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है, एंड भारत का जो किसान है थोड़ा सा इनसिक्योर है अभी दूसरे मार्केट्स को लेके, राइट। इसलिए इन टैक्सेस को हटाना अभी ज्यादा सेफ नहीं होगा और यही बात यूरोपियन यूनियन समझता है। सो दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर का जो इशू था उसको भी पूरी तरह से एलिमिनेट रखा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कार्बन एमिशन की बात करें, राइट, CBAM का मतलब होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ऑलराइट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड टू बी डेवलप्ड नेशन। आने वाले 30 से 40 साल के अंदर शायद इंडिया डेवलप्ड हो जाए, लेकिन जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वहां पर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है, वहां पर इतना ज्यादा पोल्यूशन अभी नहीं हो रहा है। तो जितने भी देश यूरोप के नेशन हैं वो आपस में कार्बन क्रेडिट का एक उनके बीच में कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पर बिकॉज ऑफ कोर्स डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर सबसे मेजर इश्यू अभी क्या चल रहा है? क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज की बात को मद्देनजर रखते हुए इन देशों के बीच में एक बेसिक सा अग्रीमेंट हो रखा है कि कोई भी देश अगर ज्यादा पोल्यूशन करता है तो वो उसके लिए क्रेडिट लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। और अगर कोई इंसान अपने कार्बन इतने ज्यादा एमिट नहीं कर रहा है, कोई देश इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो वो अपने क्रेडिट्स को किसी और देश को बेच सकता है और बदले में उनसे अब मॉनेटरी फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये डील इंडिया के साथ नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इंडिया तो पूरी तरह से अगर इस तरह की डील हो गई तो इंडिया तो वैसे भी काफी डेवलपिंग नेशन है। इंडिया एंड चाइना ये तो चाहते हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज लगे, जितना ज्यादा पोल्यूशन हो, बिकॉज इंडिया को तो करना है ना, अभी तो इंडिया डेवलप होगा, तो जितना डेवलप होने की भूख रहेगी उतनी ही इंडस्ट्रीज लगेगी, जितनी इंडस्ट्रीज लगेगी उतना पोल्यूशन होगा। तो इसलिए ये डील यूरोप के फेवर में नहीं थी अगर ये इंडिया के साथ करते तो, राइट। सो ये जो बैलेंस है बहुत ही मेच्योरली दोनों ही एंटिटीज ने काफी मेच्योरली इसको एक्सेप्ट करा है, समझा है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, यूरोपियन यूनियन ट्रीट CBAM एज एनवायरमेंट पॉलिसी नॉट ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड के अंदर इसको कंसीडर यूरोप नहीं कर सकता बिकॉज उनके लिए क्लाइमेट चेंज अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। मे बी शायद इंडिया और चाइना के लिए क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ बिग ऑफ अ इशू, बट फॉर द डेवलप्ड नेशंस उनके लिए इशू बहुत ज्यादा बड़ा है। सो दैट इज व्हाई दे विल नॉट कंक्लूड इट इनटू द ट्रेड पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन अवॉइड्स नेगोशिएटिंग इट इनसाइड FTAs। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक रिसोर्सेज फॉर रैपिड डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, अभी इंडिया रैपिडली डीकार्बनाइज नहीं कर सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, वी ऑल नो दैट। रिच कंट्रीज पोल्यूटेड फर्स्ट, है ना, ये जाहिर सी बात है। पुअर कंट्री स्टिल डेवलपिंग, यही बात मैंने आपको समझाई कि जो इंडिया पहले गरीब देश था और अभी भी सॉर्ट ऑफ उसको आप गरीबी तो नहीं बोलेंगे बट यस मजबूत है, लेकिन इतना प्रॉस्पेरस नहीं जितना डेवलप्ड नेशन। तो जाहिर सी बात है अभी हम
को अभी हमको और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करने की जरूरत है, दैट इज वाई ये डील यहाँ पे काम नहीं करती। नो बाइंडिंग एग्जाम्पशन और रोल बैक फॉर इंडिया, तो इसलिए इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा एक इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको ये भी देखने को मिलता है इस डील के अंदर, सो देयर वाज सर्टेन नॉन टैरिफ बैरियर्स। कई बार क्या होता है कि बैरियर सिर्फ दो तरह के होते हैं, राइट। पहला तो ये है टैरिफ बैरियर्स, कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा दीजिए, टैक्स लग गया प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद वो प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ऑन द अदर साइड देयर आर सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑल्सो जो कि नॉन टैरिफ बैरियर्स है, कि आप उन पे टैक्स नहीं लगा रहे हो बट आप उनमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट कर दे रहे हो जिसकी वजह से उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं लेट्स फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, अगर मान लीजिए इंडिया अपने आलू एक्सपोर्ट करना चाहता है, बट अगर अमेरिका नॉट अमेरिका, अगर यूरोपियन कंट्रीज अगर कहते हैं कि इंडिया का आलू क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं है, तो वहां पर टैक्स नहीं लगाया है बट क्वालिटीज के पैरामीटर्स ऐसे सेट कर दिए गए हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली वहां पर बैरियर लग गया है, ऑटोमेटिकली वहां पर एक स्टॉपेज लग गया है। फॉर एग्जांपल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अदर देन कस्टम ड्यूटीज, दे रेगुलेट हाउ गुड्स एंटर अ कंट्री नॉट देयर प्राइसेस, ठीक है, ऑफन जस्टिफाइड एज हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी ग्राउंड्स। कई बार सिक्योरिटी के आधार पर, इन्वायरमेंट के सेफ्टी और हेल्थ के आधार पर आप कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगेन मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स नॉट द रियलिटी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया कोविशील्ड बनाता है ना, इस तरह के अगर हम वैक्सीन बनाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बट मे बी द अदर कंट्रीज आर नॉट कंसिडरिंग दोज वैक्सीन वेरी सेफ, हेल्दी उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर बैरियर लग गया है, उस पर टैक्स नहीं लगाया है, उस पर टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन वहां पर बैरियर लग गया है। तो दीज थिंग्स, दीज पैरामीटर समटाइम्स प्लेज द रोल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, कंप्लायंस कॉस्ट इसका बढ़ जाता है व्हेन प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो कि इंडिया भी करता है, यूरोप भी करता है। हर देश कहीं न किसी स्तर पर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए इस तरह के टैरिफ्स, इस तरह के बैरियर्स लगाता है जो कि टैरिफ में काउंट नहीं होते हैं बट फिर भी होते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए, या सो देयर वाज अ न्यूज़ ओवर हियर टू कट नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब इस पर यह भी बात की गई है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको भी कम करने की कोशिश की गई है। इंडिया और यूरोपियन देशों के बीच में जो ट्रेड होगा, टैरिफ की बात नहीं है, लेकिन उन पैरामीटर्स को भी थोड़ा म्यूचुअली समझने की जरूरत है। तो उन पैरामीटर्स को भी थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा इजी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स्ड करेंगे, ताकि इंडिया और यूरोप के टैक्स और बढ़ सके और ट्रेड इनका और ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, चलिए नाउ अभी इसमें क्या होता है, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो ग्लोबल लेवल पर जो स्थिति चल रही है, जैसे चाइना सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन इज ब्रेकिंग, चाइना सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, अभी क्या हो रहा है कि ये जो डील है ना, इस डील के कुछ लेसन्स दुनिया को भी देखने को मिल रहे हैं और हमको भी समझने को मिल रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि यूरोपियन यूनियन बहुत ही ज्यादा लेवल पर चाइना से डील करता था। अब दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी इनसिक्योर बिकॉज चाइना इज अ सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बुली नेशन है। एक बार वो आपको पूरी तरह से खुद पर निर्भर करवा देगा, है ना, पूरी तरह से खुद को इतना मजबूत कर देगा कि अगला इंसान उन पर निर्भर हो, और फिर उनकी हो सकता है उनकी डिपेंडेंसी का, उनकी निर्भरता का, उनकी वीकनेस का फायदा उठाए। तो ये चीज यूरोपियन यूनियन को फील होना शुरू हो गई थी, राइट। इसी वजह से दे ऑल फेल्ट कि यूरोपियन यूनियन वांट्स टू डी रिस्क, नॉट डीकपल फ्रॉम चाइना। चाइना से अलग नहीं होना है, लेकिन चाइना के अलावा भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जो कि इंडिया उनको बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा है कि इफ नॉट चाइना, इंडिया इज अ गुड ऑप्शन। अगर इन फ्यूचर चाइना कभी हमारे ट्रेड को या फिर हमारे इकोनॉमी को अगर डेंट करना चाहे, एडवर्सली अफेक्ट करना चाहे, तो इंडिया एज अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट। सेकंड पॉइंट, यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी। यूरोपियन यूनियन डज नॉट वांट टू ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, ट्रेड वॉर होता है, अमेरिका ने चाइना पे टैक्स लगा दिया 200% के, फिर चाइना ने दोबारा से रिटेलिएट कर दिया 300%, राइट। तो ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है, इन दोनों के जद्दोजहद के बीच में यूरोपियन यूनियन फंसना नहीं चाहता है, एंड दैट इज व्हाई दे सॉ इंडिया एज अ वेरी प्रोडक्टिव पार्टनर एंड द प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव, राइट। ट्रेड इज नाउ अबाउट सिक्योरिटी नॉट एफिशिएंसी। यहां पे क्या बात है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स। आपने क्या करा है कि ट्रेड इज नाउ अबाउट सिक्योरिटी नॉट एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है कि अब आप इंडिया के साथ इसलिए ट्रेड करना चाह रहे हो बिकॉज ये अब आपकी सिक्योरिटी का इंश्योर करेगा। एफिशिएंसी की बात नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है। बिकॉज इंडिया अगर इंडिया अपने मार्केट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दे, तो जाहिर सी बात है किसी भी देश की जो जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है किसी भी एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो इंडिया इज बीइंग, क्योंकि इंडिया को भूख है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, यूरोप से आएगा। तो दोनों की जो जरूरतें हैं आपस में ओवरलैप कर, आपस में एकदम प्रॉपर्ली फिक्स हो रही हैं।
ओके, यूरोपियन यूनियन रियलाइजेस वल्नरेबिलिटी ऑफ सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी। उनको एहसास हो चुका है कि आप पूरी तरह से अमेरिका पर भी निर्भर नहीं हो सकते हो और चाइना पर भी निर्भर नहीं हो सकते हो, आप इन दोनों की साइकिल से बाहर आना चाहते हो। कंट्रीज प्रेफर मेगा बायलेटरल डील्स। अब क्या हो रहा है कि अब जो टाइम आया है इसमें मल्टीलेटरल जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, उसकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जो यूनाइटेड नेशन, उसकी रेलेवेंस थोड़ी कम होती जा रही है ना। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी इशू के लिए बने थे, यूनेस्को फॉर एग्जांपल, इन सब की अपने हाथ में जो इनका जो महत्व है, इनकी जो रेलेवेंस वो कम होती जा रही है। तो इट इज बेटर ऑप्शन टू हैव अ बायलेटरल डील। तो इससे बहुत अच्छी बात है कि आप किसी और दूसरे देश के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं, किसी संस्था के थ्रू नहीं, लेकिन पर्सनली आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। इससे आपके जो वन ऑन वन रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी आधार पर FTAs बिकम यूरोपियन यूनियन टूल टू शेप रूल्स विद इंडिया। इसलिए इंडिया के और यूरोपियन यूनियन के जो आपस के जो संबंध है, इनके आपस के जो रूल्स है, इनके बीच में ही रहेंगे। किसी देश का, किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, ओपन मार्केट ओनली फॉर ट्रस्टेड पार्टनर्स। नाउ दे माइट सी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया इज बीइंग अ ट्रस्टेड पार्टनर, बिकॉज इंडिया जिस तरह से रिप्लाई कर रहा है अमेरिका को, ब्लडली रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि माइक पर आगे ट्वीट कर दिया, कुछ ऐसी बात लिख दी जिससे अमेरिका डायरेक्टली हर्ट हो रहा है। बिकॉज अमेरिका की टेंडेंसी है कि वो ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जिससे दूसरे देश काफी ज्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं। इंडिया इज बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन। इंडिया जिस तरह से काम करता है, सब दुनिया को दिख रहा है कि बहुत ही जिम्मेदार तरीके से अपना रोल निभा रहा है इंडिया। चाइना अगेन इज सीन एज अ वेरी बुली नेशन। ये काफी हर किसी छोटे छोटे देशों को छेड़ता रहता है, परेशान करता है, उनका फायदा उठाता है उनकी कमजोरियों का। इंडिया का अभी तक ऐसा नेचर नहीं देखा गया है, इसलिए इट इज यूरोपियन यूनियन के लिए ज्यादा सेफ हो गया है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कार्टून जिससे हमको ये देखने को मिलेगा कि जिस लेवल की अभी अनप्रेडिक्टेबिलिटी वर्ल्ड के अंदर चल रही है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। नाउ हाउ ट्रम्प इज वर्किंग, नाउ सी मिस्टर ट्रम्प सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल और पूरी तरह से दुनिया के अंदर तहस नहस उन्होंने स्थिति कर रखी है। उनके जो मन में आता है, ट्वीट क्या करते हैं, बोलते क्या हैं, रात को क्या बोल के सोते, सुबह उठकर क्या बोल देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट इनके कई से रूप है जो उनके खुद के जो उनके जो सर्किल के, काउंसिल के जो लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर प्रेसिडेंट, राइट। इस वजह से काफी अनसर्टेनिटी यूरोप के अंदर हो चुकी है एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉर द सर्टेनिटी। यही चीज मैंने आपको पहले बोली थी 1962 के अंदर जब मेजर डील्स हुई थी, क्योंकि वो टाइम भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल का समय चल रहा था। वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर उस वक्त भी हो सकता था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड इंडिया चाइना के रिलेशन थे। तो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अ वेरी परफेक्ट डील और उसी समय से इनके बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हुए थे, राइट। जिस तरह की चीज अमेरिका ने करना, सी इट्स एन अमेरिकन हैंड। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था उसको आग लगा दी, उसके बाद एनर्जी शॉर्टेज हुआ, फूड क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन हुआ और पूरी दुनिया पूरी तरह से ट्रिकल इफेक्ट के थ्रू जो पूरी तरह से एक डोमिनोज इफेक्ट के थ्रू, डोमिनोज इफेक्ट बोलेंगे इसको, इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमाम मच गया। तो ये कौन कर रहा है, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहां से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, रशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, नॉट फ्रॉम इंडिया, राइट। चलिए अब ये एक और यहाँ पे देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रेलेवेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बिकॉज अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा अपनी उनकी जो ताकत है, बिकॉज सी एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल डोमिनेंस, इजंट इट। अमेरिका ही हर ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सॉर्ट ऑफ फादर ही है ना। तो अमेरिका अगर इन सबसे हट जाता है, अगर अमेरिका इनसे बाहर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है WTO की जो सर्टेनिटी, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो खतरे में आ जाती है। सो इट इज बेटर टू हैव अ वन ऑन वन डील विद इंडिया। ओके, दिस इज अनदर रीजन। अभी अगर हम बात करें चाइनीज पर्सपेक्टिव से, राइट, तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया बोथ हैज क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। ओके, चाइना के आधार पे देखें तो यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से चाइना पर निर्भर नहीं होना चाहता और इंडिया भी चाइना पर निर्भर नहीं होना चाहता है। जब इनके आपस में निर्भरता खत्म करना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया केम इन ऑन वन फ्रंट। यूएसए की बात करें तो यूरोपियन यूनियन कैन परस्यू इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप। यूरोपियन यूनियन कैन परस्यू इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप बिकॉज यूरोपियन यूएसए को पता चल गया है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से मेरे पर निर्भर नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था कि अमेरिका को यह आश्वासन हो गया था कि यूरोपियन यूनियन, बिकॉज देखिए नेटो, मोस्टली नेटो के जितने भी देश हैं सब यूरोपियन यूनियन में आते हैं, राइट, मोस्टली की बात कर रहा हूं मैं। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन थे पिछले 50-60 सालों से बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं।
ऑलवेज बीन आइडियोलॉजिकली, अगर आप कैपिटलिज्म की बात करोगे, है ना, एलाइज एलाइड का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक्स है ना, यूएसए ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक, उस तमाम तरह के कोल्ड वॉर की बात करोगे तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन वाज एंटायरली टिल्टेड एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स यूएसए। लेकिन अब इनको पता लग गया कि यूएसए इज नॉट अ रिलायबल नेशन। जिस तरह की हरकत अमेरिका ने ग्रीनलैंड में करना चाह रहा था, वेनेजुएला में कर दी है, और जिस तरह की धमकियां यूरोपियन नेशंस को देता है ना, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनको ओपनली कुछ भी कह देते हैं वो, मिस्टर ट्रंप ट्वीट करके कुछ भी, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी का भी मजाक उड़ा दिया। तो अब इस तरह की जब स्थिति आती है तो डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन कैन परस्यू फॉर द इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ इंडिया। ग्लोबल साउथ में अगर आप देखो तो इंडिया कैन नेगोशिएट एज एन इक्वल। ठीक है, ग्लोबल साउथ में इंडिया को बहुत ही इक्वल पोडियम पर रखकर यूरोपियन यूनियन देखा है। तो ग्लोबल साउथ को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से तो दैट इज इंडिया अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन। इन्वेस्टर्स की बात करें, इंडिया इज अ जियोपॉलिटिकली सेफ, इंडिया जियोपॉलिटिकली बहुत सेफ है। तो यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है। कहीं से चाइना का रिस्क है, कहीं से अमेरिका का रिस्क है, कहीं से रशिया का रिस्क है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिलायबल उनको पार्टनर दिखा है दैट इज इंडिया। इसलिए दे हैव कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी एस्पेक्ट्स। इस लेवल पर उन्होंने टैक्सेस को खत्म करा है एंड इवेंचुअली दिस डील वाज नोन एज द मदर ऑफ ऑल डील, राइट। यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं कि हु इज द मोस्ट सुटेबल। अब यहाँ पर अमेरिका की प्रतिक्रिया पे जाहिर सी बात है काफी लोग सोच रहे थे कि अमेरिका इस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, और हम आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट ऑफ 2 days अमेरिका ने फाइनली एक आंसर दिया है एंड दे सेड कि यूरोप फाइनेंशियली फाइनेंसिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। देखिए यूरोपियन यूनियन, राइट, यूक्रेन इसके का पार्ट है, राइट। यूक्रेन की लड़ाई किससे हो रही है? रशिया से। और रशिया का बहुत अच्छा दोस्त कौन है? इंडिया। इज दैट क्लियर एज ऑफ नाउ? अगर यूक्रेन वॉर को, अगर रशिया यूक्रेन पे बहुत अटैक कर रहा है विच इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अगर रशिया के साथ जो ऑयल की अगर हम बात करें, ऑयल ट्रेड की, लेकिन इंडिया ने साफ कह रखा है कि हम रशिया से ऑयल लेते रहेंगे। मतलब अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेता रहेगा, बदले में रशिया को पैसा देता रहेगा, वही पैसा कहां पे काम आ रहा है? यूक्रेन को युद्ध के अंदर फाइनेंस करेगा। और वो यूक्रेन किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का। इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ये बोला है कि यूरोप फाइनेंसिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ, कि यूरोप ने खुद के, क्योंकि अब अगर आपने साथ में फ्री ट्रेड डील कर दिया, अगर इनके बीच में एफटीए हो गया है, तो ये जो पैसा आपस में लेना देना जाएगा तो इंडिया इन्हीं पैसों को रशिया को देगा, यही पैसा यूक्रेन के अंदर जाएगा और यही पैसा यूरोपियन यूनियन की इंस्टेबिलिटी को फाइनेंस करेगा। ऐसी ही कुछ बात इन्होंने बोली है, बट अगेन इट इज सच अ इनप्रैक्टिकल बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अंत में अगर वीडियो को मैं खत्म करूं तो मैं इतनी बात बोलूंगा कि अमेरिका ने इंडिया पे जो टैरिफ्स लगाए थे 25%, 50% जो टैरिफ लगाए थे, अमेरिका ने इंडिया पे जो टैरिफ्स लगाए थे, टैक्सेस लगाए थे, उसका आधार क्या था? बिकॉज इंडिया सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर कि अगर जो देश रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उन पर टैक्स लगाएंगे। वाई? बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट यूरोपियन यूनियन। यही बात अमेरिका ने बोली थी, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब ये प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन खुद अपने ही तरफ से आगे से चलकर इंडिया के पास गया है और ये डील कर ली है। तो इसमें जो अमेरिका का जो मुद्दा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से वेस्टफुल हो चुका है कि अब आप किस आधार पर इंडिया पे टैक्स लगा रहे हो। अब आपका बेस क्या रह गया है इंडिया पे टैक्स लगाने का, जिसको बचाने के लिए आप इंडिया पे टैक्स लगा रहे थे, रशिया पे सैंक्शन लगा रहे थे, वो पूरा एज अ ग्रुप, एज अ यूनियन इंडिया के पास गया है। और जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है, जब वो देश खुद जाके इंडिया से ट्रेड कर रहा है तो इसमें अब आपका तो आधार बचा नहीं है। नाउ दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि नाउ अमेरिका लिविंग इन दिस डायलेमा कि अब अमेरिका के पास क्या रीजन रह गया है कि किस आधार पर इंडिया पर टैक्स लगाएगा। सो बेसिकली बात है कि जो टैरिफ का जो पूरा गेम खेल रहे थे ये बिल्कुल इनको बिल्कुल बैकफायर करा है और पूरी तरह से नुकसान इससे अमेरिका को ही होगा। तो जो दीवार ये अपने आसपास खड़ी कर रहे थे टैरिफ्स की, अब इसी दीवार के बीच में ये फंसकर रह गए हैं। सो दिस डील वाज वेरी पर्टिनेंट ओवर हियर एंड आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।